हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो NI असम्बली की आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। ये हमारा 508 कोर्स चल रहा है। इससे पहले मैंने 501, 502, 506 एंड 7 4 कोर्स कंप्लीट करा दिए हैं। 508 चल रहा है और इससे पहली वाली यूनिट में हमने आर्ट एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आर्ट एजुकेशन आज हम लोगों की सेकेंड यूनिट है जिसमें हम लोग आर्ट एजुकेशन का ही जो एक एरिया है विजुअल आर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आर्ट चैप्टर का नाम है विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, सबसे पहले आर्ट क्या होती है? तो आर्ट जो ह्यूमन इमेजिनेशन या उसकी स्किल या इन्वेंशन से जो विचार निकलते हैं उनको अभिव्यक्त करना, उनको एक्सप्रेस करना ही आर्ट है। अब वो एक्सप्रेस कोई कैसे करेगा? परफॉर्म करके कर सकता है या फिर चित्र बना के कर सकता है, कठपुतली द्वारा कर सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आर्ट के दो एरिया होते हैं। आर्ट इज़ अ टाइप ऑफ आर्ट, एजुकेशन इज़ अ लर्निंग विच इज़ बेस्ड ऑन टू एरिया, जिसके दो एरियाज होते हैं। पहला होता है विजुअल आर्ट जिसको बोलते हैं दृश्य कला, एंड दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट जिसको बोलते हैं निष्पादन कला। तो जो यूनिट 2 है ना, इसमें हम लोग दृश्य कला के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दृश्य कला का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि दृश्य कला जिसको आप देखते हो, ठीक है, अपने संवेगों के द्वारा, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं। दृश्य कला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम सेंसरी ऑर्गन से ग्रहण करते हैं तो ये ज़्यादा टाइम तक हमारे साथ रहते हैं, उससे जो संबंधित नॉलेज होती है वो ज़्यादा समय तक हमारे साथ रहती है। अब हम जानते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, आर्ट कला के, अभी दृश्य कला की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कला की बात हो रही है। आर्ट के आधारभूत सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है लाइन। लाइन में कितने टाइप की लाइन होती है? एक होती है क्षैतिज रेखा, जैसे मैं ये क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, यहाँ साइड में इंग्लिश लिख दिया है। ठीक है, ये हो गई हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन किसको दिखाती है? विस्तार को दिखाती है। ठीक है, विस्तार जैसे कि सड़क जा रही है तो सड़क, ये सड़क जा रही है तो ये दूर तक जाएगी। रेल की लाइंस होती हैं, ये दूर तक जाती हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन क्या दिखाती है? एक्सपेंशन को दिखाती है। खड़ी रेखा, खड़ी रेखा सामर्थ्य को दिखाती है, महानता, ग्रेटनेस को दिखाती है। तो ये वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट है तिरछी रेखा, जो डायगोनल लाइन होती है वो गति को दिखाती है। तो डायगोनल लाइन आपकी गति को दिखाएगी। नेक्स्ट मुड़ी रेखा जो होती है वो सौंदर्यात्मक आकर्षण को दिखाती है। अच्छा, जैसे तिरछी रेखा में आप एग्जांपल ले सकते हो पहाड़ों का। ठीक है, तो ये पहाड़ों का हो जाएगा, या फिर जो नृत्य की जो चेष्टाएं होती हैं उनका हो जाता है। मुड़ी रेखाओं में जैसे ऐसे करके हो गई तो ये फूल का हो गया। तो एस्थेटिक जो अट्रैक्शन होता है उसको दिखाते हैं, फूल को या बादल को, वो दिखाता है। धाराओं को सूचित करने वाली रेखा, तो धाराओं को सूचित करने वाली रेखा जीवन को दिखाती है। तो ये हो गई जीवन की, मतलब जैसे कि पानी की जो धारा होती है तो लाइफ को दिखाता है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा सूचना को दिखाता है, सूचना से संबंधित होती है। जैसे अगर हम ऐसे 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 करते हैं तो ये सैटेलाइट वेव या लाउड स्पीकर आ जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे होता है ये टॉपिक। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा आकार। आकार में जो नेक्स्ट सिद्धांत है उसका आकार। आकार क्या बताता है? क्षेत्र, लक्षण, विविध रूपरेखा को बताता है। मतलब जो कला की ये एरिया क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, इन सब को बताता है। ये दो टाइप के होते हैं, शेप दो टाइप के होते हैं। पहला ज्योमेट्रिक शेप एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक शेप। ज्यामितीय शेप में क्या आ जाता है? ज्यामितीय शेप में जैसे वर्ग आ जाएगा, डिफरेंट टाइप के शेप जो होते हैं, वर्ग, रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, ये सारे आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक में क्या आता है? ऑर्गेनिक में जो नेचर से हमको प्राप्त होते हैं डिफरेंट टाइप के आकार, जैसे अगर हम देखें तो ये फूल का आकार हमको नेचर से मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक शेप। अब आता है फॉर्म। थर्ड है कि फॉर्म क्या होता है? आकृति। आकृति एक प्रकार की आकार होती है। ठीक है, आकृति एक प्रकार की क्या है? आकार है जो 3D हो, जिसकी मोटाई या गहराई हो। मतलब अभी जो हमारा शेप था ना, इसी में अगर डेप्थ आ जाए, ठीक है, उसकी मोटाई आ जाए, थिकनेस आ जाए, तो उसको 3D फिगर बन जाएगा, तो उसको हम आकृति बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है? ये 2 और मोर शेप से मिलके, मतलब ये जो ऊपर वाले शेप है ना, इन 2 या 2 से ज़्यादा शेप को मिला करके आकृति बनती है। तो आकृति और आकार में डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर है, तो घर में हमने एक ये रेक्टेंगल लिया, इसके ऊपर एक ट्रायंगल डाला, ठीक है, यहाँ पे फिर एक रेक्टेंगल डाला, तो डिफरेंट टाइप की जो शेप हैं उनको मिला करके हमारा फॉर्म बनता है, आकृति बनती है। फोर्थ है कलर। कलर में डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी कलर होते हैं। प्राइमरी कलर में कौन से रंग आते हैं उनको याद रखना है, लाल, पीला, नीला।
ठीक है, रेड, येलो एंड ब्लू। सेकेंडरी कलर कैसे बनते हैं, जो प्राथमिक वाले हैं ना, प्राइमरी वाले कलर, उनको आपस में मिलाने से बनते हैं। जैसे लाल और पीला मिलाने से नारंगी बनता है, ऑरेंज कलर बनता है। चटकीला कलर क्या होता है, वार्म कलर, वार्म कलर में आ जाता है लाल, पीला, नारंगी। और कूल जो थोड़ा सा न्यूट्रल से होते हैं वो बैंगनी, हरा और नीला आ जाता है। तो ये बस आपको याद रखना है कि कौन कौन सा है। अब स्पेस क्या होता है, स्पेस वो जगह होती है जहाँ पे कला का सृजन किया जाता है, मतलब जहाँ पे आर्ट बनाई जा रही है वो उस जगह को स्पेस कहा जाता है। बनावट क्या होती है, बनावट फील ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको महसूस करना, उसकी अनुभूति करना। वो जो वस्तु बनाई गई है, जो जिसका जो कलात्मक रूप दिया गया है, उसको उसकी अनुभूति करना ही बनावट कहलाता है। बनावट दो तरीके की होती है, एक होता है वास्तविक और दूसरी होती है अंतर्निहित। वास्तविक बनावट और अंतर्निहित बनावट को समझ लेते हैं। देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ आप वीडियो ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि होता क्या है, मैं डिटेल में आप नोट्स का मतलब ये है कि शॉर्टकट बनाना। तो जब मैं वीडियो में समझा रही होंगी तो वो आपको एक जब रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं बता रही थी कि रियल और इम्प्लाइड क्या होता है, ठीक है। तो रियल इमेज वो होती है जिसको आप आंखें बंद करके भी अनुभूत कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक पेज पे ये पेड़ बनाया, ठीक है, अगर आप इसको टच करेंगे तो क्या आप बताएंगे, आंखें बंद करके टच करेंगे तो क्या आप बता पाएंगे ये पेड़ है, नहीं बता पाएंगे। तो जिनको आंखें बंद करके हम अनुभूत नहीं कर सकते वो क्या चीज़ है, तो उसको हम बोलते हैं अंतर्निहित बनावट। और जिसको हम अब अभी सामने से जो कोई पेड़ जा करके हम आंखें बंद करके टच करें तो हम तुरंत बता देंगे ये पेड़ था, ठीक है। तो जिसको हम फील कर सकते हैं उसको वो रियल में आंखें बंद करके वो रियल हो जाता है, और जिसको नहीं कर सकते हैं वो अंतर्निहित हो जाता है। फिर लास्ट है इसका वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू एक रंग का हल्कापन तथा गाढ़ापन ही उसका वैल्यू होता है। किसी जो रंग दिया गया है उस रंग का हल्कापन होना या फिर लाइटनेस और डार्कनेस इज कॉल्ड वैल्यू, ठीक। यहाँ पे होते हैं हमारे आर्ट के सभी सिद्धांत क्लियर। कौन कौन से थे एक बार रिवाइज करते हैं। लाइन है, शेप है, फॉर्म है, कलर है, स्पेस है, टेक्सचर है एंड वैल्यू है। अब हम जानेंगे जो दृश्य कला है, विजुअल आर्ट है, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो मेन अब क्वेश्चन जो चैप्टर है, चैप्टर के अकॉर्डिंग अब इस पे आते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट वो भी है, उसको भी मिस मत करिएगा। विजुअल आर्ट के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है पर्सपेक्टिव। परिदृश्य क्या होता है, परिदृश्य का मतलब होता है कि 3D को 2D पर रिप्रेजेंट करना। विजुअल आर्ट में क्या देगा, ड्राइंग, पेंटिंग और पपेट्री, डिफरेंट कोलाज मेकिंग, ये सब आ जाता है। तो जो 3D फिगर्स होते हैं उनको 2D पे, 2 डायमेंशनल पे दिखाना ही कहलाता है पर्सपेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये हमारा 2D है, तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये 3D फिगर बना दिया, ये है क्यूब, घन। तो ये क्या हो गया, इसको ये एक पर्सपेक्टिव है। इसकी वजह से होता क्या है कि आपको जो बड़ी वस्तुएं हैं वो बड़ी वस्तुओं को दूर करके छोटा दिखाया जाता है, और जो नज़दीक की हैं उनको चमकीली दिखाया जाता है। इस तरीके का एक भ्रम पैदा किया जाता है, ठीक है। ये जो कल्पना होती है ये उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए होती है, ठीक है। जो प्राइमरी स्कूल के लिए ये पर्सपेक्टिव नहीं होता है, जो अपर प्राइमरी है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है बैलेंस। जो आपका विजुअल आर्ट है उसमें बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे, लेफ्ट और राइट को कंपेयर करना। बैलेंस का मतलब होता है लेफ्ट और राइट को कंपेयर करना। अब ये दो तरीके का हो सकता है, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हिंदी में संतुलित बोलते हैं और असंतुलित बोलते हैं, लेकिन ये इसकी हिंदी सही नहीं है मेरे हिसाब से, आप इंग्लिश में याद रखिएगा। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जब दोनों तरफ इक्वली डिवाइड है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके ये देखिए, इक्वल डिवाइड, जैसे अगर मैंने ये बनाया और ये 20 ऐसे काट, तो ये सिमेट्रिकल है कि इधर जितना हिस्सा इधर जितना हिस्सा। लेकिन एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा कि जब सेम डिवीजन ना हो, मतलब लेफ्ट और राइट का प्रतिबिंब एक जैसा ना हो, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है। अब थर्ड होता है हार्मोनी, सामंजस्य, प्रभावों को जोड़कर आकर्षक तस्वीर बनाना। जैसे डिफरेंट आपने प्रभाव जोड़े और फिर फाइनली आपने जो तस्वीर बना उसको बोलते हैं सामंजस्य बैठाना। एंड लास्ट है लय। लय का मतलब होता है रेखा बिना टूटे घूमती जाए। जब जो आप ड्राइंग के टाइम या फिर कला कार्य करते टाइम जो रेखा घुमाते हैं वो बिना टूटे हुए घूमती है, तो उसको हम लय बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि ये जो मौलिक सिद्धांत है इनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मौलिक सिद्धांत जानेंगे तभी एक सफल जो सृजन है, क्रिएशन है, ये फर्स्ट स्टेप होते हैं। इनको पता करके ही आप आगे सृजन कर पाओगे।
अब दृश्य कला और जो क्राफ्ट होते हैं, विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, उनमें कौन कौन सी सामग्रियाँ यूज़ होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे पेंसिल का यूज़ होता है, तो पेंसिल पता ही है, ड्राइंग वगैरह करने के लिए पेंसिल इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो टाइप्स हैं उनको हम जानते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल आ जाती है। ग्रेफाइट पेंसिल में कौन कौन सी? HB, 2B, 4B, 6B। अब इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। HB का मतलब हार्ड एंड ब्लैक। तो ये जो होती है ये हार्ड ब्लैक मतलब जो काफ़ी डार्क कलर देती है, और इसका यूज़ किया जाता है राइटिंग के लिए। 2B का मतलब होता है 2 टाइम्स ब्लैक है, 2 गुना ब्लैक है, एंड यूज़ फॉर लाइट शेड, हल्की लाइट शेड के लिए किया जाता है। 4B का मतलब ये मीडियम शेड के लिए किया जाता है, 4 टाइम्स ब्लैक होगा। एंड ये 6 ब्लैक हो जाता है, जिसका डार्क शेड देने के लिए किया जाता है। ठीक है। कलर पेंसिल में आ जाता है। कलर पेंसिल से कौन कौन सी चीज़ें की जाती है, इसे अगर आ जाएगा फेदरिंग, ब्लेंडिंग, बर्निशिंग, एम्बॉस, ये किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए ये आपका पेंसिल से जो ड्राइंग की जाती है उससे संबंधित है। ठीक है। कलर पेंसिल से के द्वारा ये सब किया जाता है। तो फेदरिंग, इसीलिए इसको हिंदी में नहीं लिखा मैंने, क्योंकि हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे एज इट इज़ याद रख लीजिएगा, फेदरिंग, ब्लेंडिंग, बर्निशिंग, एम्बॉस किससे संबंधित है? कलर पेंसिल से संबंधित है। ठीक है। अब चारकोल पेंसिल आ जाती है और वाटर कलर पेंसिल आ जाती है। बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको समझना नहीं था, इतना ही काफ़ी है इसके लिए कि पेंसिल में कितने टाइप्स के हैं। ये ग्रेफाइट पेंसिल, कलर पेंसिल, चारकोल पेंसिल, वाटर कलर पेंसिल। अब हम जानते हैं पेस्टल कलर क्या होते हैं। तो पेस्टल कलर की डेफिनेशन होती है, ये स्टिक फॉर्म में होते हैं और इनमें पाउडर पिगमेंट होता है किसी संयोजक के साथ, कोई बिंडर के साथ वो मिला करके बनाया जाता है। ठीक है। अब जो पेस्टल कलर होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ड्राई पेस्टल एंड ऑयल पेस्टल। ड्राई पेस्टल जो होता है वो फिर 2 टाइप का होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट का मैंने यहाँ डिफरेंस लिखा नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पेस्टल कलर क्या होते हैं? ये स्टिक फॉर्म में होते हैं और पाउडर रंगों, जो पाउडर रंग होते हैं उनके साथ कोई ना कोई संयोजक मिलाया जाता है। ये 2 टाइप के हैं, ड्राई पेस्टल एंड ऑयल पेस्टल। ड्राई पेस्टल 2 टाइप का फिर से हो जाता है, हार्ड एंड सॉफ्ट। अब ये जो हार्ड पेस्टल है और सॉफ्ट पेस्टल है इसको देख लेते हैं। हार्ड पेस्टल में जो संयोजक मिलाया जाना है, जो पाउडर कलर के साथ जो मिलाया जाना है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और रंगों की मात्रा कम होती है। इसका यूज़ किया जाता है लाइंस को आउटलाइन करने में, मतलब जो आउटलाइन ड्रॉ होती है उसके लिए किया जाता है। हार्ड की मैं बात बता रही हूँ। ठीक है। हार्ड में क्या होता है कि बिंडर की मात्रा ज़्यादा, कलर कम, और आउटलाइन करने के लिए किया जाता है। कलर बहुत कम होता है, लेस ब्रिलियंट होते हैं। और क्या समझ में आया कि बिंडर हाई लेकिन पिगमेंट कम, मतलब रंग कम, आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। और सॉफ्ट में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है। इसका यूज़ आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं होता है। सॉफ्ट वाले का यूज़ जो ब्लेंडिंग होता है या स्मजिंग होता है उसके लिए। तो सॉफ्ट का यूज़ ब्लेंडिंग वगैरह करने के लिए किया जाता है, जबकि हार्ड का यूज़ आउटलाइन करने के लिए किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पेस्टल जो माध्यम है वो उसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी ने किया था। लियोनार्डो दा विंसी का नाम आपने सुना होगा। तो इन्होंने सबसे पहले पेस्टल का यूज़ जो उल्लेख है इन्होंने किया था। अब कुछ टेक्निक है जिनको जान लेते हैं, ग्राफिटो टेक्निक एंड बैटिक टेक्निक। अब इनके ये टेक्निक क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, आप चाहे तो बुक रीड कर सकते हैं। वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ये पूछा जा सकता है कि बैटिक टेक्निक इज रिलेटेड टू विच। तो बैटिक टेक्निक किससे रिलेटेड है? पेस्टल कलर से रिलेटेड है। ग्राफिटो टेक्निक किससे संबंधित है? पेस्टल कलर से संबंधित है। ठीक है। अब पेन और इंक के बारे में जानते हैं। पेन भी कई टाइप के होते हैं, फाइन लाइन पेन, मार्कर पेन, फेल्ट पेन। और ये जो इंक होती है, इंक किससे बनी होती है? वाटर, कार्बन, लैम्प ब्लैक, सैलिक, इन सब से मिला करके इंक बनी होती है, यानी कि पानी में घुलनशील होती है। इंक के टाइप कौन कौन से हैं? एक्रेलिक इंक, ड्राइंग इंक और इंडियन इंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जितना इंपॉर्टेंट इसका पार्ट लगा वो लिख दिया। अब आता है पोस्टर कलर। पोस्टर कलर कैसे होते हैं? गोंद युक्त जल रंग होते हैं। ठीक है। ऐसे ग्लू टाइप में होते हैं और वो वाटर कलर होते हैं जो जल्दी सूख जाते हैं। और शो कार्ड या इसको टेम्परा कलर भी कहते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात इतनी थी कि इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको शो कार्ड या टेम्परा कलर के नाम से जानते हैं। रंगोली में आप जानते ही होंगे कि हम लोग के त्योहारों में रंगोली बनती है ना। तो ये कैसे बनती है? पारंपरिक लोक कला है, एक टाइप की फोक आर्ट है, जो बहुत हिंदू उत्सव में, हिंदू जो त्यौहार होते हैं या कुछ शादी वगैरह होती है उसमें बनाई जाती हैं। ये सूखे चावल, आटा, फूल, बालू, धूल आदि दिया का उपयोग करके किया जाता है। आप कुछ रंगोली के नाम पढ़ लेते हैं।
जैसे 2 रंगोली आपको याद रखनी है, एक है मंदाना रंगोली कहाँ की है, मंदाना रंगोली आपकी राजस्थान की है, एंड जो अल्पना है, अल्पना वो बंगाल की है, ठीक है। तो अल्पना कहाँ की है, अल्पना ऐसे समझ लीजिए कोई लड़की है, वो बंगाल की रहने वाली है, और मंदाना कहाँ की है, तो मंदाना राजस्थान की है। नेक्स्ट है क्ले मिट्टी। मिट्टी के लिए क्या कहा जाता है कि शिक्षकों को सिंथेटिक मिट्टी की जगह वास्तविक मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर वो बच्चों का नेतृत्व कर रहे हैं आर्ट एजुकेशन में, तो शिक्षकों को चाहिए कि वो जो बाहर मार्केट वाली सिंथेटिक मैन मेड जो मिट्टी मिलती है, उसकी जगह जो रियल मिट्टी है उसका यूज़ किया जाए, ठीक है। इससे और क्या होता है इसमें, स्लैब एंड कॉइल मेथड, मिट्टी से ये जो मिट्टी वाली पूरी क्रिया होती है इससे संबंधित है। स्लैब एंड कॉइल मेथड, इसमें मतलब हाथों से जो भींचना, दबाना, थपथपाना, ये सारी शुरुआत वो करते हो। सबसे पहले बच्चों को क्या, बच्चों की देखिए, अगर बच्चों को मिट्टी दी जाती है प्राथमिक स्तर पर, बॉल बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो एकदम जर्नल से थे। और अब यहाँ पे मिट्टी जो पूरा काम होता है, मिट्टी वाला आर्ट होता है, उससे होता क्या, उससे फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बैठता है, आँख और हाथों का कोऑर्डिनेशन बैठता है, ऑल सेंसेस, सारे जो संवेदी अंग होते हैं उनका यूज़ होता है। अब और 7th मटेरियल है मिक्स मटेरियल। मिक्स मटेरियल में जैसे गेरू से भूरा रंग आ जाएगा, और आपका हल्दी से पीला रंग आ जाएगा, और पत्तियों और या घास से हरा रंग दिया जाता है, तो ये मिक्स मटेरियल में आ जाता है। क्राफ्ट मटेरियल इसी तरह आ जाएगा, जिसमें क्राफ्ट से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक के, जैसे हमें घर में बची हुई जो चीज़ें होती हैं, खाली डिब्बे हो गए या पुराने टूथब्रश हो गए, समाचार पत्र हो गए, फटे कपड़े हो गए, तो ये क्राफ्ट मटेरियल हो जाता है। यहाँ तो कुछ ज़्यादा याद करने वाला था नहीं। ये हो गए आपके मटेरियल जो कि आपका विजुअल आर्ट में यूज़ होता है। पेंसिल, पेस्टल कलर, और पेन एंड इंक, पोस्टर, रंगोली, क्ले, और मिक्स्ड मटेरियल एंड क्राफ्ट मटेरियल। अब हम जानते हैं कि दृश्य कलाओं की विधियों के साथ अन्वेषण और प्रयोगीकरण। देखिए, अगर पूछा जाए आर्ट एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब क्या प्रभावित होते हैं बच्चों के अंदर, क्या चीज़, और देखिए क्रिएटिविटी तो आएगी ये तो हम जानते हैं, इमेजिनेशन और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्सप्लोर करने लगता है बच्चा और एक्सपेरिमेंट करेगा। अगर आर्ट एजुकेशन जो विजुअल आर्ट एजुकेशन है या फिर नॉर्मल आर्ट एजुकेशन है, तो उससे बच्चा एक्सप्लोर करेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा। तो देखते हैं कि क्या एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करते हैं विजुअल आर्ट में। तो सबसे पहले आता है चित्रकला। तो चित्रकला क्या होता है, 2D दृश्य कला है, मतलब 2 डायमेंशन जो हम लोग पेज वगैरह पे बना देते हैं, उसको हम चित्रकला यानी कि ड्राइंग कहते हैं। पहले क्या होता था, बहुत पहले तो ये रॉक या केव पे जो आदि मानव होते थे, वो उस टाइम पे रॉक या केव पे बनाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब पेपर का इन्वेंशन हो गया, तो 14th सेंचुरी के बाद पेपर आ गया है, तो पेपर भी बनाई जाने लगी। इसके लिए क्या, कौन से उपकरण उपयोग होता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बताने की ज़रूरत है, आपको पता ही होगा, चॉक का या कलम, पेंसिल, ब्रश, ग्रेफाइट, ये सारे चारकोल, इन सब का यूज़ किया जाता है। इनका बेस क्या होता है, बेस के लिए कैनवस हो जाएगा, पेज हो जाएगा, पेपर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सब एकदम बेसिक सा था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। लकड़ी पे बन सकता है, धातुओं पे बन सकती है, ड्राइंग कहीं पे भी हो सकती है ना, तो दीवार पे हो सकती है। अब आता है पेंटिंग। पेंटिंग में जो डायरेक्ट कलर पेंटिंग होती है वो प्राइमरी लेवल पे यूज़ होती है। ऑयल कलर और वाटर कलर, तीन टाइप के कलर यूज़ होते हैं, डायरेक्ट कलर, ऑयल कलर एंड वाटर कलर। तो वाटर कलर तो पता ही है, वाटर कलर में कई बार आप वो चढ़ा सकते हो, मतलब वाटर कलर जो हम लोग करते नहीं थे कि एक बार किया उसके बाद दोबारा भी उसके बाद लेयरिंग कर सकते हैं, लेयरिंग कई बार की जा सकती है। डायरेक्ट कलर का यूज़ जो किया जाता है वो आपका प्राइमरी लेवल पे किया जाता है, इसमें क्रेयॉन या रंगीन पेंसिल आ जाती है। और जो ये जो ऑयल कलर होते हैं ट्यूब में आते थे, जो ट्यूब में आते हैं वो टारपीन का इसमें तेल के द्वारा ये बनाया जाता है, तो ये ऑयल कलर हो जाएगा। तो पेंटिंग में कौन कौन से कलर, डायरेक्ट कलर, ऑयल कलर एंड वाटर कलर। अब आता है ब्लॉक पेंटिंग। ब्लॉक पेंटिंग का मतलब है छपाई प्रभाव। ये ब्लॉक पेंटिंग आई थिंक मैंने 10th में पढ़ाया था, तो 10th में हिस्ट्री में है कि चाइना में बहुत यूज़ होती थी। तो छपाई प्रभाव अर्जित करने की एक विधि है, जो ऐसे ब्लॉक टाइप में रहता है। जैसे अगर ब्लॉक है, ये पूरे ब्लॉक, इन ब्लॉक को रख करके उसके ऊपर कागज़ रख दिया जाता है, तो ये ब्लॉक पेंटिंग होती है। सब्जी की छपाई, प्रकृति की छपाई और हाथ अंगूठे की छपाई। तो जैसे अगर कोई सब्जी है तो सब्जी के इस हिस्से को पूरा रंग दिया, देन पेपर पे उसको पेस्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, जो सब्जी का वो हिस्सा है वो पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। या जैसे प्रकृति का कोई चीज़ है तो उसको लेकर के प्रिंट कर देना, तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग होता है। कोलाज मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाज कहाँ का शब्द है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही। कोलाज जो है वो फ्रेंच वर्ड है,
कहाँ का है, फ्रेंच वर्ड है, जिसका अर्थ होता है ग्लूइंग यानी कि चिपकाना। अब इसमें होता क्या है, इससे बच्चों के देखिए इससे होता क्या है कि जैसे इनकी ड्राइंग नहीं अच्छी, जिनके जो लोग अच्छे से मतलब उनका हैंडवर्क ढंग से नहीं चलता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पे कोलाज बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। क्योंकि कोलाज आपने देखा होगा, कोलाज में जो न्यूज़पेपर की कटिंग होती है उनका कटिंग करके कोलाज बना दी जाती है, कपड़े का यूज़ करके बना दी जाती है। तो इसमें कपड़े, न्यूज़पेपर ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम जो हरा चीज़ दिखाने के लिए पत्तियों को लगा देंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इसमें असेंबल, अरेंज एंड पेस्टिंग ऑफ पेपर, क्लॉथ और अदर थिंग, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं, चिपकाते हैं, मतलब पूरा व्यवस्थित करते हैं एकदम सौंदर्यात्मक तरीके से, एस्थेटिक रूप में, कि वो देखने में भी अच्छा लगे। और किस जगह पे कोई बेस, वो पेज भी हो सकता है, कोई कैनवस हो सकता है, कोई बोर्ड हो सकता है, इस पे ये किया जाता है। इसमें पुराने कपड़े, बटन, धागे, बॉक्स, इन सब का यूज़ किया जाता है। कोलाज बनाने के लिए का जो विषय होता है वो गंभीर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पर्यावरण प्रदूषण है तो उसको आपने दिया बच्चों को कि प्रदूषण को दिखाने के लिए आपको करना है, तो वो पेपर की कटिंग यूज़ कर सकते हैं, या पेड़ों से पत्तियां मतलब ख़त्म कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी कटिंग का यूज़ करके किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, असेंबल, अरेंज एंड पेस्ट। असेंबल करते हैं, अरेंज करते हैं, पेस्ट करते हैं, किसको, पेपर को कर सकते हैं, क्लॉथ को कर सकते हैं, या फिर जो आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनको भी किया जाता है। मुखौटा बनाया जाता है, तो मुखौटा कोई पेपर का बनाया जाता है। ये एक तरीका होता है एक्सप्रेस करने का, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। कठपुतली में अंगूठी अंगूठे पे पहन करके होता है, मोजे के द्वारा होता है, अंगूठे पे बना दिया जाता है ना, ये से अंगूठा, इस पर मुँह बना दिया गया और स्माइली टाइप में ऐसे करके उससे एक्ट किया जाता है। मोजे पे, कागज़ के थैले पे, दस्ताना, कठपुतली, तो इस टाइप की डिफरेंट टाइप की कठपुतलियाँ होती हैं। मिट्टी का यूज़ करके भी डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, तो हम पहले से ही जानते हैं। कागज़ काटना और मोड़ना, तो कागज़ काटना और मोड़ना यानी कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग की एक टेक्निक है, वो याद रखिएगा, सांझी। सांझी इज़ द इंडियन आर्ट, ये एक फोक आर्ट है, लोक कला है। सांझी इंडियन आर्ट है पेपर कटिंग की, बस ये इंपॉर्टेंट है इसका याद रखने वाला। पेपर फोल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेपर फोल्डिंग, पेपर को फोल्ड करके, देखिए एक होता है पेपर आपने ऐसे किया और पेपर की कटिंग कर दी, तो कुछ डिज़ाइन बना दिया आपने, ठीक है, वो एक विजुअल आर्ट हो गया। लेकिन एक होता है कि बिना काटे हम फोल्ड कर दें उसको, ऐसे इसका 2, 3, 4 हिस्से कर दिया और फोल्ड करके फिर हमने कोई उसका रूप दे दिया बिना कटिंग किए हुए, तो उसको पेपर फोल्डिंग कहेंगे। तो पेपर फोल्डिंग की एक जापानीज स्टाइल है जिसको ओरिगैमी कहते हैं। ओरिगैमी किससे संबंधित है, पेपर फोल्डिंग से संबंधित है। विजुअल आर्ट में इसका यूज़ होता है। ओरिगैमी, ओरी का मतलब होता है फोल्डिंग, मोड़ना, एगैमी का अर्थ होता है पेपर को, ठीक है। यह एक कला है जिसमें एक कंक्रीट या स्ट्रक्चर रूप दिया जाता है। किसकी बात की जा रही है, पेपर फोल्डिंग की। पेपर फोल्डिंग इज़ अ आर्ट जिसमें इसको एक ठोस और संरचनात्मक रूप दिया जाता है। फोल्डर की बात की गई, तो फोल्डर क्या होते हैं, फोल्डर हम जानते ही हैं। फोल्डर में हम क्या करते हैं, जो पेपर वगैरह है, पेपर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम लोग लगाते हैं। इनसे होगा क्या, अब ये यहाँ पे बात की जा रही थी क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, अपने मान लो उन्होंने बनाया, कोलाज बनाया, आर्ट डिफरेंट टाइप की ड्राइंग बनाई, तो उसको कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना, तो उसको फोल्डर में रखना और रखेंगे, इसलिए एक जगह इकट्ठा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि टीचर उसका इवेल्युएशन कर सके। तो फोल्डर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हो जाता है ये चैप्टर खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा सा चैप्टर है, ईजी सा चैप्टर है। अब जो नेक्स्ट यूनिट है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्मिंग आर्ट, तो वो भी अच्छा है। उसमें भी मतलब इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि अभी हम लोग इतना डिटेल कभी इस बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, ऊपर का पता होता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे क्योंकि इस चैप्टर में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।